दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल डुअल एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रॉन्ग टर्न। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के और एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी लड़का लड़की से पहले पहाड़ पर चढ़ जाता है। फिर अचानक से लड़के को कोई ऊपर से फेंक देता है। इसके बाद लड़की को कोई जल्दी जल्दी खींचने लगता है। तभी लड़की चाकू निकालती है और उस रस्सी को काट देती है। रस्सी काटने के बाद लड़की ढंग से पहाड़ पर बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। इसके बाद वो ऊपर देखती है तो झाड़ियों में से कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो एक कटीली तार में फंसकर गिर जाती है और पीछे से कोई उसे खींच लेता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस एरिया में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, साथ ही उनकी गाड़ियां भी गायब हैं। अब हमें उसी रास्ते से जाते एक व्यक्ति जिसका नाम क्रिस फ्लेन होता है उसे दिखाया जाता है। क्रिस इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। तभी वो ट्रैफिक में फंस जाता है। जब वो बाहर निकलकर एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ, तब ट्रक ड्राइवर जवाब देता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और ट्रैफिक को क्लियर होने में बहुत समय लग जाएगा। इसके बाद क्रिस वहाँ से गाड़ी घुमाकर जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त वह इंटरव्यू वाली कंपनी को कॉल लगाकर अपने लेट होने की खबर देना चाहता था, लेकिन जंगली इलाका होने की वजह से उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है। फिर वो उस गैस स्टेशन पर जाता है। गैस स्टेशन पर जाते वक्त उसे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद क्रिस वहाँ के टेलीफोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता क्योंकि वहाँ का टेलीफोन बहुत खराब होता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन गैस स्टेशन का मालिक उसे दूसरा रास्ता नहीं बताता। इसके बाद क्रिस की नजर वहाँ पे लगाए एक पुराने मैप पर जाती है जहाँ उसे शहर जाने का एक कच्चा रास्ता दिखता है। अब वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर वो जंगल के रास्ते होते हुए एक जगह रुकता है जहाँ उसे बोर्ड पर एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया जाता है। इसके बाद क्रिस अपनी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर घुमा लेता है। अब उस शॉर्टकट वाले रास्ते से जाते वक्त उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। हिरन को देखने के चक्कर में क्रिस की गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में क्रिस बच जाता है। तभी दूसरी वाली गाड़ी के सभी लोग आकर क्रिस का हाल पूछते हैं। क्रिस कहता है कि वो ठीक है, साथ ही वो उनसे माफी मांगता है और भरपाई करने के लिए भी कहता है। फिर क्रिस उनसे रास्ते में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है तो क्रिस को बताया जाता है कि रास्ते में कटीली तार आने की वजह से उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। इसके बाद उनमें से एक लड़की पास वाले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने की डिसाइड करती है। तभी क्रिस उनको वहां जाने से मना करता है और कहता है कि मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अब सभी लोग पैदल जाने का ही डिसाइड करते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंसिन गाड़ियों की देखभाल करने के लिए वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। इधर रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जलते हुए टायर दिखते हैं। अब क्रिस को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो सबको आगे चलते रहने की सलाह देता है। फिर हमें इवान और फ्रेंसिन को दिखाया जाता है जहाँ इवान को झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है। तब वो वहाँ पर देखने जाता है। इसके बाद फ्रेंसिन इवान को बुलाती है, लेकिन बहुत बुलाने के बाद जब इवान नहीं आता तो वह उसके पीछे जाती है। चलते चलते फ्रेंसिन को इवान का एक जूता दिखाई देता है। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे इवान का एक कटा हुआ कान दिखाई देता है। अब फ्रेंसिन इसे देखकर रोने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे भी मार देता है। अब इन लोगों को जंगल में चलते चलते एक घर दिखाई देता है। वो लोग घर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती है। क्रिस ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर क्रिस मदद मांगने के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता, इसलिए वो दरवाजा खुद ही खोलकर अंदर चले जाते हैं। फिर वो लोग कॉल करने के लिए टेलीफोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी टेलीफोन नहीं मिलता। फिर वो लोग घर में देखते हैं तो उन्हें सब कुछ गंदा लग रहा था, मानो कि यहाँ पर कोई लंबे समय से नहीं था। अब जैसे को वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। फिर क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो उसे इंसान की सली गली मांस देखने को मिलती है। इधर जैसे को वही कटीली तार भी मिलती है जिनसे उनकी गाड़ी का पंचर हुआ था। अब ये सब देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जब सभी लोग दरवाजे के पास जाते हैं तो उन्हें सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखता है। फिर स्कॉट कहता है कि मैंने पीछे भी एक दरवाजा देखा था, हम वहीं से चले जाएंगे। जब सभी लोग पीछे वाले दरवाजे के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। इसके बाद सभी लोग छुप जाते हैं। फिर हमें उन कातिलों को दिखाया जाता है जो घर में आकर फ्रेंसिन की लाश को नीचे गिरा देते हैं। वहीं पर बेड के नीचे क्रिस और जेसी भी छुपी हुई होती हैं। यह सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर वो कातिल फ्रेंसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रख देते हैं। यहाँ पर हमें 3 कातिलों को दिखाया जाता है जो फ्रेंसिन की बॉडी को अपने तेज हथियार से काट रहे होते हैं। कुछ देर बाद वे कातिल फ्रेंसिन की लाश को काटकर सो जाते हैं। तभी सभी लोग अपनी अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और दरवाजा खोलकर जैसे ही सब लोग जाने वाले होते हैं तभी उनमें से एक आदमखोर उठ जाता है और उन्हें देख लेते हैं। सब लोग घर से भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो तीनों आदमखोर इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई थी। सभी गाड़ियाँ खराब
खराब थी, इसलिए वो लोग उन्हें लेकर भाग भी नहीं सकते थे। फिर हमें उन आदमखोरों को दिखाया जाता है जो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ भी आ जाते हैं। क्रिस सभी को कहता है कि हमें उन आदमखोरों का ट्रक चुराना होगा, तभी हम सब यहाँ से भाग पाएंगे। इसके लिए उन्हें आदमखोरों का ध्यान भटकाना होगा। फिर क्रिस उनका ध्यान भटकाते हुए भागने लगता है, तभी एक आदमखोर उसके पैर पर गोली मार देता है। इसके बाद स्कॉट उनका ध्यान भटकाते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। मौका का फायदा उठाते हुए जेसी, कार्ली और क्रिस उनका ट्रक चुरा लेते हैं। फिर वो ट्रक लेकर स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। जब स्कॉट उन्हें दिखता है तो वो ट्रक रोककर स्कॉट को बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर पीछे से तीर मारकर स्कॉट के आर पार कर देता है और स्कॉट की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और मजबूरन उन्हें वो ट्रक वहीं पर छोड़ना पड़ता है। अब तीनों लोग पैदल चलने का फैसला करते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। इधर आदमखोर भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जब तीनों लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, तब उन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि एक वॉच टावर होता है। अब सभी लोग उस घर में जाते हैं और वहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ जरूरी चीजें भी मिल जाती हैं, साथ ही उन्हें एक रेडियो भी मिलता है जो सही से वर्क कर रहा होता है। अब जैसे उस रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्रिस को नीचे कुछ हलचल महसूस होती है, तब वो खिड़की से देखता है तो उन्हें वही आदमखोर दिखते हैं। क्रिस तुरंत सबको होशियार कर देता है और सभी टॉर्च को बंद कर देता है। अब आदमखोर जैसे ही टावर के पास से होकर निकलने वाले होते हैं, तभी रेडियो बजने लगता है और तीनों आदमखोरों को पता चल जाता है। कार्ली रेडियो के जरिए पुलिस से मदद मांगती है, लेकिन आवाज क्लियर न जाने की वजह से पुलिस कुछ भी समझ नहीं पाती। इधर क्रिस उनको ऊपर आता देख टावर के गेट पर सामान रख देता है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाते। इसके बाद वो आदमखोर टावर पर आग लगा देते हैं। अब टावर को जलता देख कार्ली एक बक्से से टावर की खिड़की को तोड़कर नीचे कूदने का प्लान करती है। जब क्रिस नीचे देखता है तो उसे बहुत सारी टहनियां दिखती हैं। फिर वो सबको नीचे कूदने को कहता है। इसके बाद तीनों लोग एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं और सही सलामत बच जाते हैं। सभी को नीचे कूदता देख वो आदमखोर देख लेते हैं और पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक डाल से दूसरे डाल पर जाने लगते हैं। जब कार्ली एक डाल पर छुपी रहती है तो उसे एक आदमखोर देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। अब क्रिस और जेसी अपनी जान बचाकर एक झरने के पास छुप जाते हैं। सुबह होते ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। वे लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं, तभी पीछे से आकर एक आदमखोर क्रिस को धक्का मारकर जेसी को पकड़ लेता है। इसके बाद क्रिस को सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और क्रिस उसे रुकवा लेता है। जब पुलिस वाला क्रिस से बात करने की कोशिश करता है, तभी एक तीर पुलिस वाले की आंख में आकर लग जाती है और आर पार हो जाती है। फिर क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इसके बाद आदमखोर क्रिस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वो आदमखोर पुलिस वाले को उसी की गाड़ी में डालकर उसे अपने घर ले आता है। इधर क्रिस भी उसी गाड़ी के नीचे छिपकर वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आदमखोर जैसे ही जेसी को मारने वाले होते हैं, तभी उन्हें गाड़ी का शोर सुनाई देता है। फिर वो आदमखोर जैसे ही दरवाजे के पास देखने जाते हैं, तभी क्रिस गाड़ी लेकर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद क्रिस उन आदमखोरों से लड़ाई कर जैसे ही जेसी को खोलने लगता है, तभी एक आदमखोर क्रिस पर हमला करता है और बहुत बुरी तरह क्रिस को पीटने लगता है। फिर जेसी अपने आप को पूरा छुड़ाकर तीर से उस आदमखोर पर हमला कर देती है। अब वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और पुलिस की गाड़ी के पीछे रखे फ्यूल के डब्बे पर गोली मारकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों ट्रक लेकर उसे गैस स्टेशन पर जाते हैं। ट्रक देखकर स्टेशन मालिक दरवाजा बंद कर लेता है। फिर क्रिस गैस स्टेशन पर रुकता है और वहाँ पर लगे मैप को लेकर रवाना हो जाता है। इसके बाद हमें एंडिंग में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो उन आदमखोरों के घर पर जाकर तलाश कर रहा होता है। तभी एक आदमखोर पीछे से उसे मार देता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर इस मूवी का पार्ट 2 भी आप देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।